दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन के तथ्यात्मक प्रश्नों के अध्यायवार संकलन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीएस पॉइंटर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है आर्यभट्ट। याद रखिएगा, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया। तो आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो ये तिथि 19 अप्रैल 1975। याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजा था और इसी तिथि से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से। तो फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलन करना है। इसमें देखिए, कॉस्मिक बैकग्राउंड ये उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर यानी COBE से संबंधित है। फेल्कान ये समुद्रगत केबल तंत्र से। डिस्कवरी एक अंतरिक्ष शटल है और अटलांटिस ये भी अंतरिक्ष शटल है। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। क्यूरियोसिटी रोवर क्या है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है, जिसको क्यूरियोसिटी रोवर का नाम दिया गया है। मैसेंजर तो दोस्तों नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान मैसेंजर था। रुस्तम 1 क्या है। तो ये DRDO यानी भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मानव रहित वायुयान ये रुस्तम 1 है। और आकाश 2 एक टैबलेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान या शटल कौन सा था। तो उत्तर है अटलांटिस। दोस्तों अटलांटिस शटल या अंतरिक्ष यान ये नासा का अंतिम शटल रहा है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है अंतरिक्ष यान और उनके प्रयोजनों से। तो कैसिनी ये शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। मैसेंजर ये बुध का मानचित्रण और अन्वेषण के लिए भेजा गया उपग्रह था। और वायेजर 1 और 2 ये बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण के लिए प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना। देखिए, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति और अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। और इसमें से वैज्ञानिक जिन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो क्या हैं। तो आप जान लीजिए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, इससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। कथन 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रेंथ थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। तो उत्तर है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। इस संदर्भ में समाचारों में प्रायः इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिम पीक को जाना जाता है किस रूप में। तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में टिम पीक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, डेवेंसी प्लस और वेरिटास ये नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किस ग्रह से संबंधित हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, डेवेंसी प्लस और वेरिटास ये नासा द्वारा 2 घोषित नए मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी क्या है। तो ये शनि ग्रह के मिशन पर जाने के लिए कैसिनी जो है अंतरिक्ष यान है नासा का। श्याम बीवर या ब्लैक होल होता है क्या। तो ये सिमट गया तारा जो है ये ब्लैक होल होता है।
नया नाम कल्पना वन दिया गया है किसको? तो मैटसेट को दोस्तों कल्पना वन नाम दिया गया है, जो कि मौसम के ज्ञान और परीक्षण संबंधी उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह मैटसेट का परीक्षण किया और पहली बार अंतरिक्ष या वाहन PSLV-C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये कण पृथ्वी के धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाते? तो उत्तर है, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए ये कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन है। पहला कथन है सही कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। और दूसरा कथन है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही कथन है। तो तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, सही है। और संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता। तो ये गलत है। केवल कथन एक सही है कि तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर संचार प्रसारण के लिए प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब ऐसा तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। तो दूर संचार प्रसारण के लिए जो उपग्रह होते हैं उनको भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, वृत्ताकार होती है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूस्थैतिक स्थिति क्या होती है? तो जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो उसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया है किसके लिए? तो केपलर दूरबीन दोस्तों ये पृथ्वी तुल्य उपग्रहों को जानने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? USA और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला विमोचित की है। और एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं, न तो एक न तो दो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब इनसेट 3B लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के कस्तूरी रंगन। दोस्तों इनसेट 3B के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर S सोमनाथ हैं, जनवरी 2022 से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में टेली कम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। कारण है कि भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार के स्टार वार की तैयारी नहीं कर रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रह संचार श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है? तो ये है इनसेट। दोस्तों इनसेट भारतीय उपग्रह श्रृंखला ये दूर संचार तंत्र के उपयोग में लाई जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है किसका? तो संचार और मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रहों की एक श्रृंखला है इनसेट। अगला प्रश्न है, KACMF और KU में से वह आवृत्ति बैंड जो इनसेट और जीसैट उपग्रह संचार के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, तो MF। दोस्तों MF जो आवृत्ति बैंड है ये इनसेट और जीसैट उपग्रह संचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? तो बैकानूर से। और भारतीय दूर संवेदन यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो सब फसल की उपज के आकलन में, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर संसाधनों के स्थान निर्धारण में और खनिज के अन्वेषण में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही कथन है? देखिए, विज्ञान रेल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है, तो ये सही नहीं है। विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, सही नहीं है। और इसरो का शैक्षिक उपग्रह एडुसेट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था, तो इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। इनमें से जो सही तथ्य हैं उनको आप गूगल से सर्च करके तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, वह आरेख जो अंतरिक्ष में तुल्यकालिक उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो जो तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं दोस्तों उनका पथ अधिकतर वृत्ताकार होता है और ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के जो है समतल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली यानी जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, तो ये एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी के जो बहिर्मंडल वायुमंडलीय परत है उसमें आपके संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है कितना? तो भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल उतना ही होता है जितना पृथ्वी का, यानी 24 घंटे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो द्वारा 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था किसका? तो इनसेट 4A का। और PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह विमोचित किए गए थे? तो रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-37 के द्वारा। अगला प्रश्न है, एपोसिस, कैसिनी, स्पिदर और टेक्सार में से कौन सा अंतरिक्ष यान है? तो कैसिनी एक अंतरिक्ष यान है जो कि शनि ग्रह की जो है खोज और उसके शनि ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से सही संबंधित है। कथन है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, सही है। कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। तो A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एप्पल, IGMD, स्टेप और साइट उपर्युक्त भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले साइट, उसके बाद स्टेप, उसके बाद आएगा एप्पल, फिर IGMD, DCAB, ये भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? तो कोरू, फ्रेंच गुयाना के क्रोरू प्रक्षेपण स्थल से एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था
तो 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण किया गया था कब? तो 12 जून 1990 को। इनसेट 2A छोड़ा गया था कब? 10 जुलाई 1992 को। और दोस्तों इनसेट 4C जो अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई थी, उसका भार कितना था? तो ये 2168 किलोग्राम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A छोड़ा गया है कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और देखिए यहाँ पर PSLV, ASLV, SLV और GSLV हैं। तो भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। इसमें सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले SLV बनाया गया, उसके बाद ASLV बनाया गया, फिर PSLV और सबसे लास्ट में GSLV बनाया गया था। तो CBAD आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट का। दोस्तों उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी ASLV से SROSSC का प्रक्षेपण किया गया। PSLV जो कि ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह यान था, इससे चंद्रयान प्रथम का। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV से एडूसेट जो भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की स्थिति 1, 2, 3, 4 द्वारा अंकित है। 1, 2, 3, 4 क्रमशः कहाँ पर स्थित हैं? इसमें आप देख सकते हैं IIRS, SAC, इसके अलावा NRSA और इसरो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पहले में क्या है, IIRS। दोस्तों IIRS आप जान लीजिए, जो पहला दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये आपका देखिए देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो IIRS ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून उत्तराखंड में। दूसरा जो है SAC दिया है, SAC का फुल फॉर्म होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तीसरा जो स्थान दिया गया है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। और चौथा है इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। तो IIRS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में, और NRSA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में, और इसरो आप जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। हासन कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। इसरो यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलुरु में है। IUCA ये आपका पुणे में स्थित है। IUAC नई दिल्ली में है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। इसमें आपका देख सकते हैं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है, जिसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, ये अहमदाबाद गुजरात में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में, और UR राव उपग्रह केंद्र UNSC बंगलुरु कर्नाटक में है।
और दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS ये देहरादून उत्तराखंड में है। तो ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट और प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो आप जान लीजिए रॉकेट छोड़ने के लिए प्ररोधकों के अनुसंधान से और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो दोस्तों ये था दोस्तों सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।